हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इसका के ट्यूजन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, खास करके ज्योग्राफी का। कल आप लोगों का कमेंट ज़्यादा नहीं आ पाया, तो इसीलिए हम रात में नहीं ला पाए। तो अभी आप लोगों का इसको पूरा देख लेते हैं, ज़्यादा देर का नहीं रहेगा, 10-12 मिनट का ही होगा। अच्छा से अगर आप देख लेते हैं तो आप में इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और बहुत हद तक आपका सारा क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में आता है कोई भी एग्जाम में, वो आराम से कवर हो जाएगा। और खास करके जो एग्जाम 11th का आज चल रहा है उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो ज़रूरी है उसी को लाएँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से लिखिए, उसका विवेचना करिए, वर्णन करिए। तो आप आराम से लिखिएगा इसको एकदम अपने घर का भाषा में कि पृथ्वी जो है ना, प्याज की तरह कई परतों से बना हुआ है। प्याज में जैसे देखते हैं, एगो प्याज हटाते हैं तो एक छिलका, तो फिर एक, तो ऐसे इसका बहुत सारा परत है, लेकिन मुख्य रूप से इसका 3 परत है। मुख्य रूप से कितना परत है? 3 परत है। तो जो मुख्य रूप से 3 परत है, तो जो पहला परत है ना उसको भूपर्पट्टी कहते हैं। पहला परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको समझ भी सकते हैं, या फिर समझ लीजिए कि जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको भूपर्पट्टी कहते हैं। तो यह सबसे ऊपरी परत होता है। भूपर्पट्टी जो होता है सबसे ऊपरी परत होता है। महाद्वीप में इसे सियाल कहते हैं। सियाल यानी SIAL, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम, इसको कह सकते हैं सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। और महासागर में इसको सीमा कहते हैं। महासागर में इसको क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। दूसरा जो परत होता है मेंटल। दूसरा परत जो होता है वो क्या होता है? तो दूसरा परत होता है मेंटल। भूपर्पट्टी के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर मोटी परत होता है। मतलब मेंटल का जो होता है ना, तो भूपर्पट्टी के नीचे मतलब ये बीच में होता है। सबसे ऊपरी परत तो आपको बता दिए, तो जो बीच वाला परत होता है ये लगभग 2900 किलोमीटर मोटा होता है। इसमें पिघला हुआ लावा, यानी उसको मैग्मा कहते हैं। तो पिघला हुआ लावा मैग्मा पाया जाता है, और यह लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। और जब भी ज्वालामुखी बाहर आता है तो यही जो मैग्मा है, लावा, यही बाहर आता है। और तीसरा परत है जो, उसको कहते हैं कोर। यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। जो कोर होता है वो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है। इसमें लोहा और निकेल होता है। तो जो सबसे भीतरी भाग होता है कोर, उसमें लोहा और निकेल पाया जाता है, इसीलिए इसे नीफे कहते हैं, NIFE। इसकी बाहरी भाग तरल और भीतरी भाग ठोस होता है। और ये जो नीफे है ना, कोर का जो बाहरी भाग होता है वो तरल होता है, लेकिन उसके भीतर में देखिएगा तो एकदम ठोस होता है। तो इसको आप अच्छा से करिएगा। तो देखिए इसमें आपका 5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा में लिखिएगा तो। और इसी में से कोई एक आध बार छोटा क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कोर के बारे में लिखने के लिए आ सकता है, या भूपर्पट्टी के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक है क्वेश्चन, पैंजिया क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आप ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा कि पैंजिया एक प्राचीन विशाल महाद्वीप था। मतलब पैंजिया जो है आज से बहुत तो हजारों साल पहले, मिलियन वर्ष पहले, लगभग 335 मिलियन वर्ष पहले, पेलियोजोइक युग के अंत में, जब पेलियो युग चल रहा होगा आज से हजारों लाखों कितना करोड़ों वर्ष पहले, तो उसके अंत में, और मेजोजोइक युग की शुरुआत में, जब पेलेजोइक युग का अंत हो रहा था, हर युग का अंत होता है, जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो इसका भी कभी कभी अंत होगा, तो वैसे ही जब पेलेजोइक युग चल रहा था तो उसका अंत में, और मोसोजोइक युग का जब शुरुआत हो रहा था, उस समय लगभग 175 वर्ष पहले ये जो प्लेट है ना पृथ्वी का, टूट गया, और जिससे आज हम लोग अलग अलग टुकड़े में बट गए और अलग अलग महाद्वीप में हम लोग बन गए। तो ये प्लेट जो होगा पहले सब एक होगा, लेकिन बाद में जब टकराने से टूट गया होगा, जब टूटने के कारण आज अलग अलग महाद्वीप का ये निर्माण हो गया। तो ठीक है, इसको आप अच्छा से एक बार देख के समझ लीजिए, और अगर लगे आप तो एक बार नोट भी कर सकते हैं। भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर। देखिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अगर अंतर आपसे पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें हमको भौतिक भूगोल में भू का आकृतियाँ, भूमि का जितना आकृति है उसके बारे में, है ना, जलवायु के बारे में, वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जितना भी हम भूमि का, जलवायु का, वनस्पति का अध्ययन करते हैं, ये भौतिक भूगोल में आता है। लेकिन मानव भूगोल के बारे में अगर आप पूछा है, अंतर पूछ रहा है भौतिक और मानव में, तो मानव भूगोल में क्या होता है कि मानव जो होता है समाजों का, उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है, जैसे जनसंख्या का, संस्कृति का, आर्थिक गतिविधि का, ये सब जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल के अंतर में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तथा एस तरंगे में अंतर स्पष्ट करिए। आप लोग को पता होगा कि 3 तरह का तरंग होता है, लेकिन हमको पी और एस में पूछा गया है। तो पी तरंग जो होता है वो प्राथमिक तरंग कहते हैं, है ना। प्राथमिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में होती है। अब समझने का बात सिर्फ इसमें इतना ही है कि जो ये तरंगे है, पी तरंगे, ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में होती है। थोड़ा सा आप लाइन पे बने रहिए, ताकि हम मतलब कि इसको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। कलर
पिंक वाला ले लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि पी तरंग और एस तरंग में अंतर लिखना है। तो जो पी तरंग होता है उसको प्राथमिक तरंग कहते हैं, ये तो पहले ध्यान रखिएगा कि पी तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंग को कौन सा तरंग कहते हैं, प्राथमिक तरंग कहते हैं। पहले ध्यान ये रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना। और ये तीनों माध्यम में गुजरता है, ठोस में, तरल में और गैस में। जो पी तरंग होता है वो तीनों माध्यम में गुजरता है, ठोस में भी, तरल में भी और गैस में गुजरता है। जबकि जो एस तरंग होता है उसको द्वितीय तरंग कहते हैं। जो एस तरंग होता है इसको कौन सा तरंग कहते हैं, तो एस तरंग को हम लोग द्वितीय तरंग कहते हैं, है ना। एस तरंग को कौन सा तरंग कहते हैं, तो द्वितीय तरंग कहते हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यहाँ पर इस तरंगे को लिखना छोड़ दिए तो इस तरंगे द्वितीय तरंगे होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो केवल ठोस माध्यम में गुजर सकती है। तो देखिए अंतर क्या है कि जो पी तरंग होता है वो तीनों माध्यम में गुजरेगा, ठोस में, तरल में और गैस में। लेकिन जो एस तरंगे होता है उसको द्वितीय तरंग भी कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ठोसे में गुजर सकता है। तो दोनों में यही अंतर है कि पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं, एस तरंग को द्वितीय कहते हैं। पी तरंग तीनों माध्यम से गुजर सकता है, जबकि एस तरंग सिर्फ ठोस में गुजर सकता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बने रहे। यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप का मिला के कर रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी छूटे नहीं, और जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कम से कम उतना सब आपसे अच्छा से बन जाए। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जीपीएस, जीआईएस, सुदूर संवेदन, ये सभी जो नया तकनीक है तो भूगोल के अध्ययन में प्रयुक्त होता है। तो आपसे पूछेगा कि भूगोल के अध्ययन में क्या क्या प्रयुक्त होता है, तो आज के टाइम में जीपीएस, जीआईएस, सुदूर, ये सब सभी नया नया जो टेक्नोलॉजी है, भूमि का जब अध्ययन, भूगोल का जब अध्ययन करते हैं, जलवायु के सब का जब अध्ययन करते हैं, तो ये सभी का हम लोग उपयोग करते हैं। तो कभी भी पूछा जा सकता है, और इनमें से सभी में आंसर पूछा जा सकता है, कभी अकेला भी पूछा जा सकता है, फिर इनमें से कौन नहीं है छांटने के लिए आ सकता है। तो इसको ध्यान से पूरा देखिए और समझने का कोशिश करिए। पर्यटन का अध्ययन, तो जब पर्यटन का अध्ययन होगा ना तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, भूगोल तो अभी बताएं मानव भूगोल होता है, आर्थिक भूगोल होता है, राजनीतिक भूगोल होता है। तो पर्यटन का जो अध्ययन होता है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और पारिस्थितिकी, वनस्पति और पर्यावरण, तो सब इसका अगर देखिए यहाँ पर दो तरह का बात को समझना आपको कि अगर आपसे ऐसा पूछा दिया जाए कि पर्यटन का अध्ययन किसके अंतर्गत में आता है, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत में आता है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा वनस्पति, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, किसके अंदर में होता है, तो जैव भूगोल के अंतर्गत में आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और ज़्यादा चांस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आप लोग आगे देखते रहिए। गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ इधर किधर पाए जाते हैं, तो गारो, खासी और जयंतिया जो ये पहाड़ियाँ हैं ना, ये मेघालय राज्य में पाए जाते हैं, है ना। और लोहित नदी असम से होकर बहती है। अगर पूछेगा लोहित नदी किधर से होकर के बहती है, तो असम से होकर के बहती है। और अगर झेलम के बारे में पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर से बहती है ना। ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा जाएगा तो असम से बहती है। हो सकता है तीनों पूछा जा सकता है, तो आप तीनों ध्यान से अच्छा से देखिए। रावी, ब्यास और सतलज सिंधु की सहायक नदी है। पूछेगा किसका कौन सहायक नदी है, तो रावी, ब्यास, सतलज जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। वो सिंधु नदी जो बहती है पश्चिम की ओर में पाकिस्तान की तरफ होते हुए बहती है, इसीलिए भारत और पाकिस्तान का विवाद भी है। तो सिंधु नदी जो है किधर से बहती है, तो सिंधु नदी का जो बहती है पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, मतलब अपना भारत इधर, इस तरह से समझाने के लिए बता रहे हैं जैसे अगर भारत के इधर जो एरिया है तो इधर से निकल करके पश्चिम पाकिस्तान की तरफ जाके सिंधु नदी गिरती है। तो करना क्या है कि सिंधु का सहायक नदी अगर पूछेगा तो रावी, ब्यास और सतलज सिंधु की सहायक नदी है। जबकि चंबल जो पूछेगा तो ये चंबल यमुना की सहायक नदी है। दोनों पूछने का ज़्यादा चांस है। तो जब चंबल के बारे में पूछेगा तो यमुना का सहायक नदी चंबल है, और रावी, ब्यास और सतलज जो है ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। भूकंप तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, तभी हम आप लोग को बताए थे। भूकंप तरंगे 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें लिख दीजिएगा पी, एस और सतही तरंगे। 3 तरंगे होता है, पी तरंग, एस तरंग और सतही तरंगे। फिर आपसे पूछ सकता है परवाल निर्मित द्वीप। तो परवाल निर्मित अभी तक तरह का 2 द्वीप है, एक लक्षद्वीप और मालदीव। ये लक्षद्वीप और मालदीव जो है ना परवाल निर्मित करता है, तो इसलिए पूछेगा कि परवाल निर्मित करने वाला कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप और मालदीव, याद रखिएगा। उसके बाद है लेप्चा लोग एक स्वदेशी जनजाति है। पूछेगा लेप्चा लोग के बारे में, चाहे स्वदेशी जनजाति के बारे में, तो लेप्चा लोग जो है एक स्वदेशी जनजाति है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पाया जाता है, तो लेप्चा जनजाति जो सिक्किम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं लेप्चा जनजाति, तो लेप्चा जनजाति आपको सिक्किम में पाए जाते हैं। तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। बाकी जितना भी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, और ज्योग्राफी में जितना भी आप लोग का क्लास हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। बाकी कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग का कोई भी कमेंट इसमें, तो इससे पहले वाले वीडियो में नहीं आया,
तो इसलिए इसे आने में लेट हो गया। अगर इसमें भी कुछ कमेंट आता है, तभी टाइम बचा हुआ है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसको लेकर के आएंगे। अभी इसको समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।